खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा, कि खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा, कि अभी असली उड़ान बाकी है, कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वन शॉट करने वाले हैं फिजिक्स के तीसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता के। इस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो परिभाषा हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब चीज देखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो जाइए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत विभव वाले चैप्टर में, वो है आपका वैद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि एक सिंपल सा परिभाषा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये पेन यहाँ पे रखा गया है और इस पेन को उठा के हम यहाँ पे लेके जाएं, तो हमें इस पेन को उठा के यहाँ तक लेके जाने में कुछ काम करना पड़ रहा है। इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी छोटे से आवेश को हम अनंत से उठाकर और वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं, तो उसमें भी कुछ काम करना पड़ेगा और उसी काम को और वैद्युत आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। सिंपल हो गया। अब इस चीज को एक आप फॉर्मूला से समझ सकते हैं। जैसे पोटेंशियल का यानी कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा Q, है ना। कई जगह Q0 भी लिखा जाता है, लेकिन आप W बटा Q लिख सकते हैं। Q0 और Q एक ही चीज है। Q0 परीक्षण आवेश है, एक टेस्टिंग चार्ज है, और Q जो है एक आवेश है, तो वही बात है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको समझिए कि किसी आवेश को, मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश रखा गया है Q, और इस आवेश को अनंत से यानी इन्फिनिटिव से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, इसके भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में, यानी मान लीजिए यहाँ पर लाना है इस प्लस Q आवेश को, तो इसको लाने में जितना काम करना पड़ता है वो काम और इस आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा भाई, ठीक है। मात्रक अगर आप जानना चाहें कि वैद्युत विभव का सर मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत विभव का मात्रक एक तो सिंपल में होता है आपका वोल्ट। एक सिंपल में क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट होता है। या फिर अगर इस फॉर्मूला के जरिए आप इसको समझना चाहें तो W का मात्रक होता है जूल, और Q का मात्रक होता है स्टूडेंट्स गुलाम। तो जूल प्रति गुलाम वैद्युत विभव का एक और मात्रक हो गया, या फिर वोल्ट हो गया। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 नंबर में आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला आपका टॉपिक आता है क्या, हाँ जी, अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल से है। इसमें यानी वैद्युत विभव में हम आवेश को अनंत से ला रहे थे, लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होगा कि हम अनंत से आवेश को नहीं लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, उस काम को और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैद्युत क्षेत्र यहां पे है मान लीजिए, और एक मिनट किधर गया ये, यस। तो इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है यहाँ पे B। तो इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक किसी आवेश Q को ले जाने में जो काम करना पड़ता है, उस काम और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस VB बराबर W बटा Q। फॉर्मूला वही होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। मात्रक भी वही होगा, मात्रक जो विभव का है वही मात्रक इसका भी होगा, अर्थात इसका मात्रक भी वोल्ट होगा या फिर जूल प्रति कूलाम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये दोनों परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढेर सारे बनेंगे, और जब आप डेरिवेशन करेंगे
जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लेने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन करते हैं, और वो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स की विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ये देखने में काफ़ी हल्का है, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं तो ये आपके लिए बहुत हार्ड भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो समझिए, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक बिंदु है Q। ठीक है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और इस बिंदु Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पे P। ठीक है, और इस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, इसको आपको याद रखना है, इसको निकालना है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव में हम आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। तो इस एकांक परीक्षण आवेश को सबसे पहले तो आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाइए। तो इस एकांक आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कोई काम करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे बताइए फटाफट से। इस एकांक आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में काम करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं क्या कि इस एकांक परीक्षण आवेश से इस बिंदु P पर जो विभव होगा उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है स्टूडेंट्स Vp बराबर W/Q0। ये हो सकता है। ये फॉर्मूला आप इसको अभी अभी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि परीक्षण मतलब आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कितना विभव जनरेट होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहला स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेंगे तो ये डेरिवेशन आसान है, वरना ये डेरिवेशन बहुत हार्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपने विभव निकाल लिया है, समझ आया सभी को। अच्छा ठीक है, विभव निकाल लिया है तो अब हम कार्य निकालेंगे, क्योंकि देखिए अगर विभव का मान चाहिए आपको P बिंदु पर तो आपको कार्य पता होना चाहिए कि इस आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ रहा है। और अभी काम आपको नहीं पता है कि इस W की वैल्यू वास्तव में है क्या। तो W की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है W की वैल्यू निकालना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक गेम खेलेंगे, एक खेल खेलेंगे कि कैसे हम W का मान निकालते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक आवेश Q है। ठीक है, मान लीजिए एक आवेश Q है और इससे मान लीजिए x दूरी पर यह परीक्षण आवेश Q0 है। जाहिर सी बात है कि ये आवेश है तो इस पे भी प्लस चार्ज है और परीक्षण आवेश पे भी प्लस चार्ज रहेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच सजातीय आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी धक्का वाला बल लगेगा। तो बल की दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर और इधर लेके आए, यानी थोड़ा सा विस्थापित कर दे इधर की तरफ, dx मान लीजिए विस्थापित हम कर देते हैं, तो इस परीक्षण आवेश को इस बल के विरुद्ध, यानी ये बल इधर की तरफ लग रहा है लेकिन उसके विपरीत दिशा में ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आप कभी कभी जाते हैं और हवा जिधर, मान लीजिए हवा इधर से इधर की तरफ बह रही है और आप साइकिल से या पैदल इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो आप हवा के विरुद्ध जब चलते हैं तो आपको ज़्यादा बल लगता है और ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा दम लगता है कि अरे इस तरीके से आप चलते हैं, क्योंकि हवा भी इधर से इधर की तरफ आ रही है और आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। इसी तरीके से इस परीक्षण आवेश Q को अगर हम इधर बल इधर लग रहा है दोनों आवेश के कारण, प्रतिकर्षण बल इधर, लेकिन आवेश को हम इधर लेके आए तो कुछ काम करना पड़ेगा। और चूंकि ये आवेश को हमने dx यानी थोड़ा सा विस्थापित किया तो काम भी थोड़ा सा होगा। तो वो काम कौन सा होगा, देखिए रटिए मत, अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो देखिए इस आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करने पर थोड़ा सा कार्य होगा और वो थोड़ा सा कार्य हमने dw से प्रदर्शित कर दिया। तो dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन कितना है, dx विस्थापित किया हमने, यहाँ पे देखिए dx विस्थापित किया है तो हमने यहाँ पे dx विस्थापित कर दिया। अच्छा ठीक है,
आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों आवेशों के बीच भी कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और वो बल कितना लग रहा है, तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल Q और Q0 के बीच लगने वाला बल कितना है स्टूडेंट्स, तो वो बल हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q0 और बटे में x स्क्वायर। इनके बीच की दूरी x है तो x स्क्वायर हमने निकाल लिया। ये f क्यों निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये f इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको कार्य का मान पता चले, और कार्य का मान अगर पता चल जाएगा तो उस कार्य का मान यहां पे रख देंगे और परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, तो इस बिंदु P पर हमें विभव मिल जाएगा। और हमें यही निकालना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो सारा खेल पता है किस लिए हो रहा है, सारा खेल इसलिए हो रहा है ताकि इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर विभव हम ज्ञात कर सकें। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई चलते हैं कमर कस के, और अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको आप मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको आपने समीकरण नंबर 1 माना था, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अरे बोलते नहीं हैं, ठीक है सर। तो इसको आप समीकरण नंबर 2 अभी मत मानिए, अभी इसको क्या करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। आप क्या करिए कि इस वैल्यू को, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो dw बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, dw बराबर आ जाएगा k Q0 बटा x स्क्वायर और इंटू dx। ये dw क्या है स्टूडेंट्स, इस परीक्षण आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो अगर इस परीक्षण आवेश को हम पूरा विस्थापित करके और इस P बिंदु पर लाएं तो किया गया कार्य टोटल W होगा ना, और यही छोटे छोटे कार्य का जोड़ होगा। तो हम क्या कर देंगे, अब जोड़ कर देंगे। तो हमारा यहां पे लिखेंगे कि Q0 आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और वो किया गया कार्य कितना होगा स्टूडेंट्स, तो वो होगा W। वो कितना होगा स्टूडेंट्स, W। और ये W का मान हम कैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dW। यानी इस छोटे से कार्य को अगर हम जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, तो छोटे छोटे कार्य को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा कार्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब कार्य निकल के आ जाएगा तो फिर परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो हमारा विभव निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कार्य निकालना लेकिन आसान नहीं है। कार्य निकालने के लिए आपको समाकलन आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को आप रट लीजिएगा, क्योंकि समाकलन आप 12th में पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ लिए हैं तो आप समझ जाएंगे। आपको पता है कि इस परीक्षण आवेश को आप कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं ना, और कहां पे ला रहे हैं, तो इस आवेश से स्मॉल r दूरी तक ला रहे हैं। तो ठीक है भाई, हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव से ला रहे हैं और r दूरी तक ले जा रहे हैं, ठीक है, उस आवेश को। और उस आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो W, और W क्या हो जाएगा, छोटे से W का समाकलन। अब इस dW का मान रख दीजिए जो आया है यहाँ पे आपका K Q0 बटा x स्क्वायर इंटू dx। तो जैसे ही इस वैल्यू को रखेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव फ्रॉम r K Q0 बटे में r स्क्वायर इंटू dx। समाकलन अगर आपका आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात है स्टूडेंट। तो K Q0 आपका बाहर निकल आएगा। एक चीज और याद रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है कि आप अगर इस बल, मतलब बल इन दोनों आवेशों पर बल किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और हम इस आवेश को इसके विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो काम हमें उल्टा करना पड़ रहा है, यानी कि ये जो कार्य होगा ये माइनस में आएगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। तो ठीक है भाई, ये माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस K Q0 निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव फ्रॉम r टू द पावर -2 d
x। ठीक है, r की जगह पे, सॉरी देखिए गड़बड़ी यहाँ पे भी हो रही है, इनके बीच की दूरी स्टूडेंट्स हमने क्या माना है, x माना है। तो x माना है तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर जब ये है तो हम यहाँ पे r क्यों लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखते चलिए, थोड़ा थोड़ा जो है वो चीज़ें छूट जा रही हैं, आप याद रखे रहिए। तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। अब इसका समाकलन आप कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो समाकलन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -k और अब हम x टू द पावर -2 का समाकलन हम x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से करते हैं। और x टू द पावर n बराबर क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1। तो -2 प्लस 1 और बटे में -2 प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, x टू द पावर -2 प्लस 1 और बटे में -2 प्लस 1, और इस पर जो लिमिट लगेगा वो इन्फिनिटिव फ्रॉम r। ठीक है, तो अब -2 में से एक गया -1 और -2 में से एक गया -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस बच जाएगा, यानी कि -k और इन ये हो जाएगा आपका कितना, -1/x। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, k और बटे में x। ठीक है, ये आपका w का मान आ गया। तो w का मान यहाँ पे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, w बराबर k बटे में x। ये w का मान आ गया। अब इसी w के मान को उठाइए और उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, इतना जो है वो अलग कर दीजिएगा, सेक्शन इसके नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में w का मान रखने पर, तो जैसे ही आप इसमें w का मान रखेंगे तो Vp बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, Q0 बटे में x और बटे में Q0। ये Q0 से ये Q0 कट गया तो बचा कितना, Q और बटे में x। तो अब इसको k का मान रखिए, k का मान आप सभी जानते हैं, Vp बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। तो ये होता है किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आया, तो वेरी गुड। यहाँ पे r की जगह पे आप x लिख दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। और इसके बीच की दूरी को भी आप x ही लिख दीजिए ऐसे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर दूरी को r मानेंगे तो r लिखना पड़ेगा, दूरी को x मानेंगे तो x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें आगे। वेरी गुड, चलते हैं आगे। और अब है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब है आपका किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब इसमें स्टूडेंट्स दो स्थितियां हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, दो स्थितियां। पहला था अक्षीय स्थिति और दूसरा था आपका निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान, और उसके बाद देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। ठीक है, निरक्षीय में 0 होता है और अक्षीय में कुछ होता है, उसको हम निकालेंगे अभी। आर यू रेडी स्टूडेंट्स, रेडी और नॉट? चलते हैं और फटाफट से अक्षीय स्थिति में निकालते हैं वैल्यू को। तो अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक विद्युत विभव बनाएंगे, और आप जानते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। इस तरीके का कोई चीज होता है जिस पर एक पर -q आवेश होता है और एक पर +q आवेश होता है। इतनी बातें कंफर्म है, वेरी गुड। इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए 2L है। कुछ दूरी पर स्थित होते हैं दो विपरीत प्रकार के आवेश, तो इस प्रकार के निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके अक्ष पर, अक्षीय स्थिति मतलब इसी द्विध्रुव के अक्ष पर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव का मान निकालना है इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में।
ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, परिभाषा रटने की कोशिश मत करिए, बस समझ जाइए, समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए ये काम देगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं अक्षीय स्थिति में सॉल्व करने के लिए कि इस पर एक मध्य बिंदु O ले लेते हैं और इस मध्य बिंदु O से हम मान लेते हैं कि इस P के बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट्स, R है। और अगर ये मध्य बिंदु लेंगे तो इस मध्य बिंदु से इस माइनस Q के बीच की दूरी, अगर ये पूरा 2L है तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही है सबको, ये भी L हो जाएगा। अब अगर आप विद्युत विभव का मान निकालेंगे तो सबसे पहले V1 निकालिए, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R, अभी पीछे आपने निकाला है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और बटे में R का मान कितना हो जाएगा। देखिए अब यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे आप, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए पहले यहां से यहां तक की दूरी और इसमें से अगर ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R, और ये दूरी कितनी है, L। तो R में से L को घटा दीजिए तो R माइनस L ये दूरी बच जाएगा। तो R माइनस L समीकरण नंबर 1 आपने लिख दिया। समझ आ रहा है बात, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा स्टूडेंट्स, तो माइनस Q आवेश के कारण जो उस बिंदु पर विद्युत विभव होगा उसको हमने V2 से प्रदर्शित कर दिया, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में वो दूरी। तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी है R और ये दूरी है L, तो R प्लस L यानी ये पूरी दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, R प्लस L। समीकरण नंबर 2। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, नहीं है तो फटाफट से इस पे गौर करिए। अब परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल, परिणामी विभव कितना होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। परिणामी विभव कितना होगा स्टूडेंट्स आपका, तो V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दीजिए तो V बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R माइनस L, और V2 कितना है स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R प्लस L। Q बटे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q बटे में हो जाएगा आपका R प्लस L, R प्लस L। क्लियर है बच्चों, इतनी बातें क्लियर है, वेरी गुड। अब इन दोनों में से Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लीजिए, तो Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 को आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बटे में R माइनस L और प्लस 1 बटे में R प्लस L, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये तो क्लास 9th का सवाल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R प्लस L ऊपर और प्लस R माइनस L नीचे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2R। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए परिणामी जो होगा, यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़, वही मैं भी कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ आपका ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे, यहाँ तक तो सब आपने ठीक किया, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि इस माइनस Q आवेश के कारण इस पर विभव जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस माइनस Q आवेश के कारण विभव है तो Q को हम माइनस में लेंगे, और Q को माइनस में यहाँ पे लेंगे तो ये दोनों घटेगा। तो अब यहाँ पे आप Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, तो होगा क्या 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होगा R प्लस L माइनस R माइनस L। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू
2L, ठीक है, 2L हो जाएगा, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो अब आपको क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि आर स्क्वायर या एल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर इज लेस देन एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर का मान यानी कि एल का मान इस आर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम लिखेंगे कि एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के मुकाबले एल स्क्वायर का मान बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनली परिणामी विभव कितना हो जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L बटे में R, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर को हटा दीजिए तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे Q इंटू 2L, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में आर स्क्वायर। ये है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि Q इंटू 2L इज इक्वल्स टू क्या, P, तो यहाँ पे P हमने रख दिया है, आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत अक्षीय स्थिति में, किसी को कोई दिक्कत अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र निगमन करने में, यस और नो? अगर नहीं है तो बताते जाइए, है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब निरक्षीय स्थिति में जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि और भी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ पाए। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला है आपका अक्षीय स्थिति। यहां पे मैं लिख देता हूं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति ये है, ठीक है। और ये है आपका क्या, ये है आपका निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में सूत्र का निगमन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि निरक्षीय स्थिति सबसे पहले हम किसको कहते हैं। तो अगर ये एक वैद्युत द्विध्रुव है स्टूडेंट्स, जिसपे एक पर -Q और एक पर +Q आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ है, यानी कि मान लेते हैं 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, तो इसके मध्य बिंदु पर जो लंबवत रेखा होती है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। और इसी निरक्षीय रेखा पर जो आप वैद्युत विभव का सूत्र की गणना करेंगे वही है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट है P और इसी पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव की गणना आपको करनी है। तो ये वाला जो है लंबाई कितना हो जाएगा L, और ये वाला लंबाई भी हो जाएगा आपका L, क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु पर O स्थित है। तो पूरी दूरी जब 2L है तो ये आधी और ये आधी हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला इस मध्य बिंदु से r दूरी पर मान लेते हैं कि P बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में ये पाइथागोरस प्रमेय से ये कण क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये वाला कण क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। समझ आया? इतनी बातें अगर आपको समझ आई तो फिर आप जो है वो न्यूमेरिकल को यूं सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन को भी। तो सबसे पहले इस -Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालिए। तो वैद्युत विभव जैसे ही आप -Q आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, V1 इज इक्वल्स टू किसी बिंदु के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। शुरुआत में ही मैंने इस सूत्र का निगमन कराया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -Q बटे में r। तो r की जगह पे क्या है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी कितनी है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी स्टूडेंट्स, तो V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
ठीक है। समीकरण नंबर 2, ये प्लस क्यू आवेश के कारण है तो सिर्फ क्यू लिखा है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस क्यू लिखा है। ये दोनों आपको समझ आया, ये दोनों समझ आया स्टूडेंट्स। अब आपको परिणामी निकालना है तो क्या करेंगे, अतः यहां पे लिखेंगे अतः परिणामी विभव, परिणामी विभव। और परिणामी विभव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दीजिए, विभव आ जाएगा शून्य। कैसे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटे में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है V1 का मान, और प्लस क्यू बटे में या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि ये पूरे डेरिवेशन से हमें ये समझ में आता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे ये डिराइव कर सकते हैं, अर्थात V इज इक्वल्स टू 0, और कब, तो निरक्षीय स्थिति में। तो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, MCQs में भी, कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किन स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र कितना होता है, तो वो हमारा आ चुका था 0। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपकी धारिता यानी कैपेसिटेंस। क्या होती है धारिता, तो सिंपल शब्दों में समझ जाइए कि किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम धारिता कहते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट्स आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो कोई स्टूडेंट्स बहुत जल्दी किसी टॉपिक को समझ जाता है और कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। तो जो स्टूडेंट्स जल्दी से किसी टॉपिक को समझ जा रहा है, किसी चैप्टर को समझ रहा है, उसके मतलब चैप्टर याद करने की क्षमता यानी कि लर्निंग कैपेसिटी उनके अंदर ज़्यादा है। इसी तरीके से एक चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए हम चालक को क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं कि भाई इस चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए इसकी धारिता ज़्यादा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको स्टूडेंट्स याद रखनी चाहिए कि जब किसी चालक को आप आवेशित करेंगे तो उसी अनुपात में उस चालक का विभव बढ़ेगा, है ना, और जो धारिता होगी वो आवेश और विभव का अनुपात होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब किसी चालक को आप आवेशित करते हैं तो उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये सूत्र यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे यानी किसी चालक को आवेशित करेंगे उस चालक में विभव अपने आप बढ़ता रहेगा। तो इस समानुपात के चिन्ह को हटाएंगे तो हो जाएगा Q बराबर CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q बटा V। ये सूत्र से आप धारिता की परिभाषा याद कर सकते हैं कि किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश और उस आवेश के कारण चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को हम उसकी धारिता कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि धारिता का मात्रक क्या होता है, तो धारिता का मात्रक होता है स्टूडेंट फैराड। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होता है, तो आपने पंखे में कई बार देखा होगा इस तरीके की आकृति आप देखी होगी। जैसे ये पंखा मान लीजिए आपके घर में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इस पंखे में यहाँ पे आप जो देखते हैं ये कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या होता है एक बार आप समझ जाइए। कैपेसिटर का काम होता है स्टूडेंट आवेश को अपने अंदर बचा के रखना यानी संचित कर लेना, ठीक है, या ऊर्जा को अपने अंदर संचित करके रखना। तो कभी भी क्या होता है वोल्टेज लो होता है तो आपका पंखा जलता नहीं है, या आपका पंखा जो है वो बराबर स्पीड पे चलता रहता है कैपेसिटर लगने से। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज भी कम हुआ तो वो जो अपने अंदर क्षमता मतलब ऊर्जा रखा है या आवेश रखा है वो बराबर उसमें फ्लो करता रहेगा। यानी कि जब कम होगी आवेश की मात्रा तो ये कैपेसिटर उसको मैनेज कर देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए इसी को हम कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र को अगर साइंस की भाषा में इसका डेफिनेशन याद करना चाहें तो दो समान, बराबर और समांतर विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस पूरे समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है।
और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? एक आपको डेरिवेशन स्टूडेंट आपके एग्जाम में आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन करिए। तो उस सूत्र को निगमन करने के लिए स्टूडेंट आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है जिसमें दो बराबर और समांतर प्लेटों को दिखाना है। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि यहाँ से प्लस क्यू आवेश का सोर्स जुड़ा है, तो प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और इस पर जो प्लस क्यू आवेश इसके बाहरी सतह पर उत्पन्न होगा उसको हम पृथ्वी के साथ जोड़ देंगे, तो ये प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी डी है। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों प्लेटों पे विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो इन दोनों प्लेटों के बीचों बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको मैंने बताया था कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था E बराबर सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सिग्मा क्या होता है? तो ये होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्यू होता है, मतलब ये सिग्मा होता है, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। तो जब क्यू बटा ए होता है तो अब आपका ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू बटे में के एप्सिलॉन 0 ए। ई बराबर क्यू बटे में के एप्सिलॉन 0 ए। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आपको निकालना है स्टूडेंट्स क्या? तो आपको निकालना है धारिता। तो धारिता निकालने के लिए आप करेंगे क्या? धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आपको पता है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि हम जानते हैं या वी नो दैट कि यदि इस चालक प्लेट को आवेशित करेंगे तो इस आवेशित करने के कारण इस प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। अगर वो विभवांतर V हो तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? V बटा D। ठीक है, E बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? V बटा D। तो यहाँ से अगर V बराबर निकालेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? E इंटू डी। तो ये विभव आप निकाल लीजिए। तो E का मान ये रखिए, तो Q बटे में के एप्सिलॉन 0 A और इंटू डी। ये तो विभव आपका निकल गया दोनों प्लेटों के बीच। लेकिन धारिता कैसे निकलेगी? तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं धारिता का सूत्र, धारिता C बराबर Q बाई V। अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखिए C बराबर Q बाई V। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए, V आपको पता ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q और बटे में V का मान कितना है? तो Q बटे में के एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। Q बटे में के एप्सिलॉन 0 A और इंटू डी। ये Q से ये Q कट गया, के एप्सिलॉन 0 A सबसे नीचे है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में C का सूत्र क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन 0 A और बाई डी। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से ये सूत्र का डेरिवेशन आप कर सकते हैं। आएगा, सबसे ज्यादा नंबर में आता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से हम एक और डेरिवेशन करते हैं, और वो डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी ये भी समांतर प्लेट संधारित्र की ही धारिता है, लेकिन जब उसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें एक टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ भर दिया गया है, तब इसकी धारिता कितनी होगी? यहाँ पे जो आपने निकाला है ये निर्वात या वायु में इसकी धारिता निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको निकालना होगा जब बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है तब क्या होगा। तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या प्रोसेस अपनाना है? तो इसमें जो प्रोसेस आप अपनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आप प्रोसेस अपनाएंगे वो अपनाएंगे कि दोनों प्लेटों के कारण, यहाँ पे दोनों प्लेट, मान लीजिए ये दोनों प्लेट, एक P1 है एक P2 है, इसके बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इसके बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो वायु वाला भाग कितना हो गया?
तो वायु वाला भाग पूरा डी है और डी में से इस टी वाले भाग को यानी इस परावैद्युत वाले पदार्थ के भाग को घटाएंगे तो ये वायु वाला भाग आ जाएगा। तो डी माइनस टी यानी वायु वाला भाग या निर्वात वाला भाग इन दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम वायु में यहाँ पे लिखेंगे वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र और इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं E0 यानी हम वायु या निर्वात के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन 0 सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, यहाँ पे हो जाता है क्यू और बटे में एप्सिलॉन 0 ए। ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। ये आपका हो गया एप्सिलॉन 0 ए, ये है आपका वायु के लिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अच्छा, अब अगर इस वाले भाग के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस वाले भाग के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो इस वाले भाग के लिए यहाँ पे के एप्सिलॉन 0 ए लिख दीजिए क्योंकि निर्वात या वायु है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स करेंगे क्या कि अब आपने तो निर्वात के लिए निकाल दिया, अब अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर सिर्फ परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा क्यू और बटे में एप्सिलॉन 0 ए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, इन दोनों प्लेटों को आवेश Q देने पर इनके बीच का विभवांतर स्टूडेंट्स क्या हो, V हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या निकालेंगे, ऐसी स्थिति में हमें निकालना है विभव कितना होगा इन दोनों प्लेटों के बीच। तो विभव V बराबर आप जानते हैं E0 और इंटू D क्या होगा E0 के लिए, ये E0 क्या है, सिर्फ वायु वाला है, तो D होगा आपका D माइनस टी, क्योंकि D माइनस टी भाग में वायु है, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो इतने भाग में वायु है, और प्लस E और T ये है परावैद्युत के लिए। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो इसको हटा दीजिए क्योंकि K मतलब परावैद्युत होता है, तो यहाँ पे K लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे E और E0 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो V बराबर हो जाएगा आपका क्या, Q बटे में एप्सिलॉन 0 A और इंटू D माइनस टी। ठीक है, और प्लस Q बटे में K एप्सिलॉन 0 A और इंटू T। बात समझ आ रही है। अब एप्सिलॉन 0 A, Q बटे में एप्सिलॉन 0 A को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से Q बटे में एप्सिलॉन 0 A को कॉमन लेंगे, यहाँ से देखिए क्या बचेगा D माइनस टी, और यहाँ से बचेगा क्या T और बटे में K, तो D माइनस टी प्लस T बाई K। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप इसको, ये विभवांतर आपका निकल के आ चुका है, तो विभवांतर कितना निकल के आ चुका है स्टूडेंट्स, V बराबर Q बटे में एप्सिलॉन 0 A और ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी और प्लस T बाई K, इतना निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब धारिता का सूत्र आप सभी जानते हैं, धारिता C बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, Q बाई V। बोलिए यस और नो, अरे यस सर, वेरी गुड। तो अब आप अगर V का मान यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q और बटे में एप्सिलॉन 0 A और इंटू D माइनस टी प्लस T बाई K। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहाँ से Q से Q कट गया तो एप्सिलॉन 0 A को ऊपर फेंकिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन 0 A और बटे में D माइनस टी प्लस T बाई K। ये दो समांतर प्लेटों के बीच जब T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो ऐसी स्थिति में इसकी धारिता होती है। इतनी बातें समझ में आ गई, वेरी गुड एंड बेस्ट है। ये दोनों डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 केसेस आएंगे। सबसे पहला केस आएगा कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच क्या भरा हो, अगर कोई परावैद्युत पदार्थ न हो, सिर्फ निर्वात और वायु हो, ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे, ऐसी स्थिति में T बराबर 0 कर देंगे। अब T बराबर जैसे ही आप 0 कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A बाई D।
क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। और इसके बाद दूसरी स्थिति है कि अगर इसमें, अगर ये जो है वह इसके बीच पूरा जो है वो डी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो भी वही फॉर्मूला आएगा। और अगर एक और स्थिति होता है जो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बस इतना तक अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट अंदाज में हम जो है नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट चीज है आपका संधारित्रों का समायोजन, संयोजन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना, जस्ट उल्टा है। प्रतिरोधों के संयोजन में आप सभी जानते हैं कि दो प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो सिंपली दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं अगर हमें आर इक्विवेलेंट का मान निकालना होता है तो। यानी तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम दोनों प्रतिरोधों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन संधारित्रों का संयोजन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें जस्ट उल्टा है। अगर संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1 बटा कर देंगे। और अगर दो संधारित्रों को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए उनको जोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख लीजिए तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कॉलम में है संयोजन के प्रकार, दूसरे में है आपका परिपथ, और तीसरे में है आपका तुल्य धारिता का सूत्र। अब सबसे पहले जो कि मैंने बताया आपको, क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप देख सकते, देखिए संधारित्र को इस तरीके के सिंबल से डिनोट किया जाता है, दो समांतर पाई के द्वारा, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सिंबल देखें आप समझ जाइए कि संधारित्र को दिखाया क्या है। तो यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 संधारित्र लगे हैं, C1, C2, C3, और देखने से ये लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है, ये सीरीज में है। ठीक है, क्लियर है बात स्टूडेंट्स? अब अगर ये तीनों संधारित्र सीरीज में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध, सॉरी कह रहा हूं मैं, तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, तो तुल्य धारिता निकालने के लिए जस्ट इन तीनों संधारित्रों को जिससे प्रदर्शित किया गया है C1, C2, C3 को 1 बटे में करके जोड़ देंगे। यानी 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 बराबर 1/C। ठीक है, जस्ट उल्टा है, श्रेणी क्रम में 1 बटा करके जोड़ देना है, और समांतर क्रम रहेगा तो तीनों को सिंपली जोड़ देना है। अब इसमें आप देख सकते हैं दूसरे में कि ये तीनों संधारित्र की धारिताएं, ये तीनों जो है वो श्रेणी समांतर क्रम में है। ऊपर यहाँ पे C1, C2, C3 तीनों समांतर क्रम में है, तो प्रतिरोधों के हिसाब से तो इनको 1 बटा में करके जोड़ना चाहिए था, लेकिन संधारित्र में प्रतिरोधों का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर ये समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता निकालने के लिए हम C बराबर C1 + C2 + C3 कर देंगे। ठीक है, इतनी बात सही है स्टूडेंट्स? इतनी बात सही है, यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में, और बहुत सारे डेरिवेशन भी करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब हम चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ, जो है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि जब किसी आवेशित प्लेट को हम जो है, मतलब जब किसी प्लेट को हम आवेशित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस आवेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य करना पड़ेगा वो उस आवेशित प्लेट में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए एक कोई चालक यहाँ पे है, और इस चालक में पहले जो है वो कोई भी आवेश नहीं है, सबसे पहले कोई आवेश नहीं है। तो जब आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं होगा। अब अगर हम किसी तरीके से इसको आवेश देना शुरू करें, अगर इस चालक को हम आवेश देना शुरू करें, तो जैसे जैसे हम आवेश देना शुरू करेंगे वैसे वैसे इसका विभव बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अब ये आप इतनी बात समझ गए। अब इतनी बात समझ गए तो अब हम निकालेंगे, सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, औसत विभव। तो औसत विभव कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? औसत विभव, पहले इस पर विभव कितना था, 0, उसके बाद विभव कितना हो गया, V। पहले इस पर आवेश 0 था, अगर हम Q आवेश दें तो अब इसका विभव V हो जाता है। तो पहले विभव V था, अब विभव V है, और बटे में 2 कर देंगे तो इसका औसत निकल के आ जाएगा। तो विभव आपका कितना निकल के आ गया, V/2 निकल के आ गया। अब मान लेते हैं इस चालक को Q आवेश देने पर इसमें V विभवांतर या V विभव उत्पन्न हो जाता है, तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो किया गया कार्य W है,
तो W बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे औसत विभव, औसत विभव। अब रखिए फटाफट से सूत्र को, तो W बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q और इंटू औसत विभव V/2 आ गया। ये हो गया आपका QV बटा 2। और अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वो उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, यानी U बराबर W बराबर QV बटा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं U बराबर QV बटा 2। अब यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ये डेरिवेशन हो चुका है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि U बराबर QV बटा 2 हो गया, लेकिन हम जानते हैं और आप क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, CV। Q बराबर CV होता है। इस फॉर्मूले को इसमें रखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V और इंटू V और बटे में 2, यानी 1/2 CV स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं कि Q बराबर CV। एक बार और लिखेंगे यहाँ पे कि हम ये भी जानते हैं कि C बराबर Q बटा V होता है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C हो जाएगा। V बराबर Q बटा C। अब इसी V बराबर Q बटा C को इसमें पुट कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा आपका कितना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, U बराबर कितना हो जाएगा आपका, U बराबर हो जाएगा 1/2 C और इंटू V की जगह पे Q बाई C रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। एक C से एक C कट गया, यानी हाफ इंटू Q स्क्वायर बाई C। इसको हम Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों को, यानी इसको, एक बार अच्छे तरीके से इसको हेडिंग बना दें, इसको दो को और ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारी स्थितिज ऊर्जा की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, U बराबर QV बटा 2 बराबर हाफ CV स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। और यही आपको डिराइव करना था स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिराइव कर दिया आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये आपने डिराइव कर दिया। यही प्रोसेस आपको अपनाना है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम के लिए और भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो जैसा कि लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इस प्रकार के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक पृष्ठ दिया गया है। अब इस पृष्ठ के इस पॉइंट पर भी अगर आप देखेंगे तो विभव का मान वही होगा, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो विभव का मान वही होगा, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो इस पॉइंट पे, 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 कहीं भी देखेंगे इस पृष्ठ के, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, समविभव। सम मतलब होता है समान, विभव मतलब विभव, और पृष्ठ मतलब होता है आपका सरफेस। तो यानी एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ की कुछ खूबियां भी हैं, उस खूबियों को आपको याद रखना है। सबसे पहली खूबी ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, पहली खूबी ये है स्टूडेंट्स कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ये तो परिभाषा हुई। खूबी क्या है भाई, खूबी ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होगा। जाहिर सी बात है बच्चे, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB, और VA माइनस VB क्या होता है, विभवों का अंतर। विभवों का अंतर, तो दो बिंदुओं पर विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में आप ये वाला पॉइंट समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नंबर मिलेगा। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अगर विभवांतर का भी मान शून्य है तो ऐसी स्थिति में W बराबर V इंटू Q से अगर आप देखेंगे
तो जब v भी शून्य होगा यानी विभवांतर का मान शून्य होगा तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि क्या समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में उसका कार्य कितना किया जाएगा। तो आपको बताना है कि कार्य कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके बाद किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य तभी शून्य होता है जब आवेश का विस्थापन विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, अतः विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि समविभव पृष्ठ पे अगर कोई भी आवेश है तो मतलब प्लस क्यू आवेश मान लीजिए ये है, तो ये जो है वो इससे सीधी रेखाएं जो है वो प्लस क्यू से अनंत की तरफ जाती हैं। आपको विद्युत चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि प्लस क्यू आवेश से जो है वो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं और एकदम सीधे निकलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ पर ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप बनाएंगे, अगर कोण बनाएंगे यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो इसके वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दो समविभव पृष्ठ क्या है, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो जाएंगी और ये असंभव बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लाइन है कि एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि सतह के सभी बिंदु पर विद्युत संपर्क में होते हैं। एक चालक होता है ना, उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो है मतलब वो चालक हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उस चालक के सतह के सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान है वो समान होता है, वो विद्युत संपर्क में होते हैं। ठीक है, तो ये है समविभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा और इसके 2-4 खूबियां याद रख लीजिएगा। ये चित्र बना दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कैसा लगा ये चैप्टर आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एक बार मैं फिर से अगर रिवीजन करा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने विद्युत विभव के बारे में बात किया, विद्युत विभवांतर के बारे में बात किया। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में बात किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने जो है वो इसका डेरिवेशन किया, और वो डेरिवेशन आपको हमने बताया था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होता है। इसका निगमन भी कराया था, उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस स्टूडेंट्स कर लीजिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार के, एक तो अक्षीय स्थिति में हमने बताया था, अक्षीय स्थिति में बताया था, और एक आपको निरक्षीय स्थिति में बताया था, निरक्षीय स्थिति में बताया था। ठीक है, दो स्थिति में विभव का मान आपको निकालने के लिए बताया था। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन पूरा कराया था प्रॉपर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, धारिता। धारिता को अभी पढ़ाया है जस्ट आपके सामने। संधारित्र को पढ़ाया है, इसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं इसके बारे में पूरी चीज बताई। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब संधारित्र की धारिता क्या होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। संधारित्रों का संयोजन, ये समायोजन कैसे होता है संधारित्रों का, ये चीज आपको कॉम्बिनेशन वाला याद रखना है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा निकालना। उसके बाद समविभव पृष्ठ पढ़ा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये पूरी की पूरी क्लास थी जिसमें हमने पूरे वैद्युत विभव चैप्टर को कंप्लीट किया। कैसा लगा स्टूडेंट्स आपको हमारा वन शॉट, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय करिए और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।